जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में और इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 30 जून और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 आर्टिकल्स हिंदुस्तान टाइम्स में से डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल बात करता है इंडियाज परस्यूट ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये इंडिया और G7 से ओरिएंटेड है। G7 समिट हाल ही में जो होकर हटी थी, इसके चलते हमने कल 2 आर्टिकल्स और भी डिस्कस करे थे। तो ये आर्टिकल हर्ष पंत जी ने लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर्ष पंत जी क्या बात करते हैं। और दोस्तों, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया ऑन ग्राउंड इन काबुल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, जिसके चलते 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। अब इंडिया की क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस रहेगा? इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे पहुँचा रहा है, तो इंडिया की जो प्रेजेंस है काबुल में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम बात करेंगे। फिर दोस्तों, एक आर्टिकल आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो कि इंडिया की नेट जीरो स्ट्रैटेजी की बात करता है। तो नेट जीरो को लेके बहुत सारी बातें हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, खास करके COP26 के बाद जब इंडिया ने भी टुवर्ड्स 2070 नेट जीरो का टारगेट अनाउंस किया था। तो इस आर्टिकल में देखते हैं कि ऐसी क्या बातें करी गई हैं, हमारे लिए वैल्यू एडिशन हो जाता है हमारे कंटेंट में। नेट जीरो को लेके पहले भी हमने बहुत सारी बातें करी हैं। और अंत में दोस्तों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, शिवसेना पार्टी का भी, तो यहाँ पे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे जो कि आर्टिकल हिंदू में आया है और ये GS2 से संबंधित है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा देखने को। बाकी दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग, उसका एक्सेस ना आपको इस लिंक से मिल सकता है। तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पे 6280 133 177 पे आपने टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है और हमारी तरफ से आपको कोई ना कोई इस ग्रुप में ऐड कर देगा। और दोस्तों, इस लेक्चर की जो PDF है आपको शाम को 8 बजे आपको ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी। अच्छा, बेस्ट आंसर तो दोस्तों हम डिस्कस करते ही हैं। बेस्ट आंसर जो है वो आपके सामने देखने को आपको मिलता ही है और शाम को 6 बजे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेस्ट आंसर टेलीग्राम के ग्रुप में पिन भी कर दिया जाता है। लेकिन अब से दोस्तों मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए जो आज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करा गया है, उसका आप तो अपना आंसर लिखेंगे लेकिन मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको अगले दिन शाम को 6 बजे अलॉन्ग विद द बेस्ट आंसर पिंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब मॉडल आंसर में आपके पास क्रिटिकल इनपुट्स होंगे, कुछ ऐसे पॉइंटर्स होंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करने के लिए, राइट। सो ये मॉडल आंसर को आप शाम को 6 बजे पिंड टेलीग्राम में पिंड उसमें देख सकते हैं। चलिए, दोस्तों, बाकी हम अगर बेस्ट आंसर की बात करें, जो कल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन पूछा था, तो बेस्ट आंसर सृष्टि का है। सो वेरी वेल डन सृष्टि। तो सृष्टि ने पहले भी बहुत अच्छा आंसर लिखा था, तो ये सेकंड टाइम है सृष्टि ने आंसर अच्छा लिखा है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है ना। यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस डिस्कस करे हैं। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती तो वहाँ पे सिर्फ हम आइसोलेशन में सिर्फ हम 5G के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। आर्टिकल में तो 5G को लेके बात करी गई थी, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से, उसको बूस्ट मिलने से, 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में आने से हमारे जो बाकी क्षेत्र हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो गवर्नेंस है, ठीक है, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स की बात करें, एग्रीकल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस सब के ऊपर क्या प्रकोप पड़ेगा और क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे। तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल आंसर सृष्टि ने लिखा है। वेरी वेरी वेल डन सृष्टि। दिस वाज द काइंड ऑफ द आंसर विच वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। सो आप इस आंसर को बाकी टेलीग्राम के चैनल पे भी देख सकते हैं, हमने पिन कर दिया है। और जो मॉडल आंसर है दोस्तों वो हम कल से आपको प्रोवाइड करा करेंगे आज के क्वेश्चन के बाद। चलिए, बाकी दोस्तों, स्लीपी क्लासेस IAS इज ऑल्सो नाउ ऑफलाइन। तो यदि दोस्तों अगर आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, अभी हम एक ही बैच शुरू कर रहे हैं, ये अगस्त से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यदि आप ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, पंजाब में कहीं रहते हैं तो आपके लिए फीजिबल है, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं और अगर आपको कोई और अकोमोडेशन भी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। G7 इज वन पार्ट ऑफ इंडियाज परसूट ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब देखिए, G7 समिट को लेकर हमने कल भी 2 आर्टिकल्स डिस्कस करे थे। अब G7 मीटिंग में जो जर्मनी में हुआ अभी पीछे कुछ दिन पहले, वहां पे बात करी गई, G7 लीडर्स ने बात करी कि भाई यूनिटी दिखाने का मौका है, एकता दिखाने का मौका है। अब यूनिटी वाज द बज़वर्ड। इस बात को US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द एजेंडा में रखा था और साथ में बाकी G7 लीडर्स को भी कहा था कि देखिए, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो तो बहुत खुश होंगे अगर नेटो में या G7 में डिसयूनिटी बनी रहे। तो व्लादिमीर पुतिन तो बल्कि 3-4 महीनों से यही सोच रहे थे जब से लड़ाई शुरू हुई है कि कोई बात नहीं, आपने जितनी मर्जी सैंक्शंस मेरे ऊपर लगानी है आप लगा दीजिए। व्लादिमीर पुतिन को इस बात का अंदाजा था, उनको लगता था कि शायद ये जो नेटो अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहा है, जो यूनिटी दिखा रहा है, ये कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही पल की बात है, उसके बाद तो ये बिखर जाएगा। लेकिन
उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नेटो जो है थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है, रिवाइटलाइज हुआ है पिछले 4 महीनों में। ओलाफ स्कॉल्स की बात करें, ओलाफ स्कॉल्स ने बोला है कि भाई हम सब डेमोक्रेसीज हैं और यूनाइटेड बाय आवर वर्ल्ड व्यू एंड बाय आवर बिलीफ इन द डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ द लॉ। तो इस बात पे हम बिल्कुल अटल हैं और हम यूनिटी बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन अभी दोस्तों हो क्या रहा है ना कि G7 जो देश हैं, चाहे वो यूके है चाहे वो यूएसए है, यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, डोमेस्टिक अगर हम ऑडियंस की बात करें, तो लोग अभी काफ़ी नाखुश हैं। देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते बहुत महंगाई भी बढ़ रही है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं और लोग बहुत नाखुश हैं। ठीक है, लोग वैसे तो जो बाइडेन से पिछले साल से बहुत नाखुश हैं, जब से उन्होंने अफगानिस्तान से प्रीमेच्योरली विड्रॉ किया है। अब ये 4 महीने की लड़ाई चल रही है, तो चाहे वो रशिया के प्रेसिडेंट हो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, लोग वहाँ उन रशिया के प्रेसिडेंट से भी बहुत नाखुश है, या चाहे वो बात करें अमेरिका की या फ्रांस की या जर्मनी की, तो जो पब्लिक है, पब्लिक में बहुत एंगर है कि भाई इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो बहुत बढ़ रहा है। राइट, तो ये कब तक चलता रहेगा? ठीक है, ये जो निराशा है बहुत लंबे अरसे से अब चलते आ रही है। और इवन अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के लोग भी कह रहे हैं कि आपने अभी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, अब आप कह रहे हैं कि आप रशिया से गैस इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेटिव्स और क्या हैं? ठीक है, बिकॉज जर्मनी की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेटेड थी रशियन इकॉनमी के साथ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो इस करके सवाल उठाया जा रहा है कि अभी तो आप यूनिटी की बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन कब तक यूनिटी लास्ट कर सकती है? फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक नए इनिशिएटिव की जो कि G7 समिट में लॉन्च किया गया था, वो है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसके चलते ये क्या है, ये $600 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की बात यहां पे करी गई है। अब इसके चलते अमेरिका रेस करेगा लगभग $200 बिलियन को, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी, और यूरोपियन यूनियन ने प्लेज करा है कि हम भी 300 बिलियन यूरोस रेस करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों 2021 में जो G7 मीटिंग हुई थी कॉर्नवॉल में यूके में, उसके चलते B3W एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था, यानी कि बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव भी लॉन्च करा गया था एज अ काउंटर टू दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, लेकिन ये ज्यादा मोमेंटम गेन नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। अब इसके चलते अब एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है PGII। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं PGII के? तो ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, ग्लोबल हेल्थ को इंप्रूव करना, जेंडर इक्विटी को ज़्यादा बेहतर करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बूस्ट करना, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज 5G टेक्नोलॉजीज के ऊपर एम्फोसिस ले करना, और साथ में जो डेवलपिंग देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कैसे उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिट्स हैं, जो डेवलपमेंट डेफिशिट्स हैं, उनको कैसे मदद की जा सकती है। तो ये सब बातें पहले भी बहुत बार कर चुके हैं G7 के देश, अभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना इस बात पे वो खड़े उतरेंगे। अब इंडिया और G7 की बात करें, देखिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है। देखिए इंडिया को रिपीटेडली बहुत बार इन्वाइट करा गया G7 के समिट में। इनफैक्ट मोदी जी तीसरी बार G7 समिट में एज एन ऑब्जर्वर गए हैं, एज अ गेस्ट गए हैं। अब इंडिया को बुलाया गया था अलॉन्ग विद अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। अब इंडिया के पास अब अगली जो प्रेसिडेंसी है G20 की इंडिया के पास है, अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंसी है G20 की वो इंडोनेशिया के पास है। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, बिकॉज दैट underlines, that underscores the importance of India's weight in global conversations। तो ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी कि इंडिया wants to be the part of the global solution, not the global problems। और देखिए हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्लोज टू $3 ट्रिलियन हमारी GDP है। तो हमारी जो पार्टिसिपेशन है इस तरह के ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस में बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इस फोरम पे जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, मोदी जी ने बात हाईलाइट करी कि देखिए हम जिम्मेवार तो नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हमारी जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि यहाँ पे इतनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो वातावरण में हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो हमने 2015 में COP21 में जो टारगेट्स अनाउंस करे थे रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, तो वो टारगेट्स काफ़ी हद तक हमने अचीव कर लिए हैं। अब हम गीगावाट्स में बातें कर रहे हैं, मेगावाट्स में बात नहीं कर रहे हैं। तो जो 175 गीगावाट्स का टारगेट हमने 2022 तक का अनाउंस किया था 2015 में, वो काफ़ी हद तक हम मीट कर चुके हैं। तो दोस्तों अब इंडिया, हमने स्विंग स्टेट की भी बात करी थी, मेंस डे में कल एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया था जहाँ पे इंडिया बीइंग अ स्विंग स्टेट की बात करी गई थी। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमको जहां कहेगा हम उस साइड पे स्विंग जरूर करेंगे। तो आज हमारे पास वो लेवरेज है कि देखिए ग्लोबली तो देखिए जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, अभी वो फिर से डिवाइड बना हुआ है जैसे वो कोल्ड वॉर के टाइम पे था। लेकिन इंडिया इज अमंग द फ्यू नेशंस जो कि आज के टाइम पे इंगेज कर रहे हैं G7 देशों के साथ भी और ब्रिक्स के साथ भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के चाइना के साथ बहुत डिफरेंसेस हैं। राइट, अब देखिए बहुत सारे देशों ने इंडिया को प्रेशराइज भी किया कि आप रशिया के अगेंस्ट कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, रशिया को आप जो रशियन एग्रेशन है यूक्रेन में उसके बारे में आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा जो स्टैंड है बहुत कंसिस्टेंट रहा है, हमने बहुत बोल्डनेस दिखाई है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, दैट लुक आई मीन हमारी अपनी मित्रता है, हमारी अपनी दोस्ती है, हम किसी पर्टिकुलर देश के पीछे लग के अपना स्टैंड चेंज नहीं करेंगे। अब इसके चलते हमारा जो स्टैंड रहा है बहुत कंसिस्टेंट रहा है, विच हैज़ ऑल्सो मैनेज टू जनरेट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये दो लाइनें बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, जो कि आप मैंने हाईलाइट भी करी हैं। आप इन लाइंस को कोट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आईआर से संबंधित पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लाइन कितनी अच्छी है कि जो इंडिया का परसू है ऑफ अ ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड, दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉन दिल्ली टू एंगेज विद मल्टीपल पार्टनर्स, बट एट द सेम टाइम हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना, लूज आउट नहीं करना। और दोस्तों ये बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी, जो पार्टनरशिप्स हैं ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को एनहांस करेगा, कंस्ट्रेन नहीं करेगा। तो चाहे वो पार्टनरशिप G7 के साथ है, चाहे वो क्वाड के साथ है, चाहे वो ब्रिक्स के साथ है, ये हमारे लिए ही फायदे की बात है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे वाई इंडिया नीड्स टू बी ऑन द ग्राउंड इन काबुल। देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं, राइट, बहुत गरीब देश भी है। पिछले साल आपने देखा कि कितना वायलेंस हुआ अफगानिस्तान में, तालिबान ने कैप्चर किया अफगानिस्तान को, यूएस का प्रीमेच्योर हमने विड्रॉल देखा। ऑलरेडी अफगानिस्तान के पास मुसीबतें कम नहीं थी कि एक और मुसीबत आ गई। ये दूसरा अर्थक्वेक है 2022 में जो अफगानिस्तान में आया है, राइट। अब इसके चलते 1000 से ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ आफ्टर द अर्थक्वेक, राइट, इंडिया ने तालिबान डोमिनेटेड अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस दिखाई। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जो कि अभी अफगानिस्तान में गए थे। अब देखिए वहाँ पे ये सवाल भी उठाए गए कि हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज करें कि ना करें। इस बात को लेकर चर्चा बहुत लंबे अरसे से चलते आ रही है, खास करके 15 अगस्त 2021 से, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर करा है, राइट। हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन था काबुल में, हमने वो भी इवैक्यूएट कर दिया था तालिबान के आते। अब ये भी बात बहुत बार करी जा चुकी है कि भाई अब यहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारे ऑफिशियल्स गए थे अफगानिस्तान में, तो ये सवाल उठाया गया था कि क्या हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ अंडर द रूल ऑफ तालिबान क्या शुरू करने वाले हैं। अब उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है ना, लेकिन फिर ये सवाल आता है कि कितना और किस एक्सटेंट तक हमको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन अफगानिस्तान के साथ इस्टेब्लिश करने चाहिए। लेकिन हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है कि देखिए हम अफगानिस्तान को ऐसे अबैंडन नहीं कर सकते हैं। अब अगर वहाँ पे हम राहत पहुँचा रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं, फूड ग्रेन्स पहुँचा रहे हैं, तो ये तो इंसानियत के तौर पे हम कर ही सकते हैं ना, चाहे वहाँ पे तालिबान है चाहे जो भी है, ठीक है। किसी ना किसी किस्म की तो हमने वहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बनानी है। वो बात छोड़ दो कि चलो ठीक है, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हमने करी है, सलमा डैम बनाया है, जराज दलरम हाईवे बनाया है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, लेकिन यहाँ पे हमको कोई रोक तो नहीं रहा ना कि हम वहाँ पे लोगों को, बिकॉज देखिए जो सिविलाइजेशन लिंक्स हैं, जो पीपल टू पीपल लिंक्स हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सिग्निफिकेंट है। अब तालिबान क्या चाहता है, अब अफगानिस्तान के लोग तो चाहते हैं कि इंडिया वापस इंगेज करे अफगानिस्तान के साथ। हमारी बहुत मित्रता रह चुकी है, ठीक है, चाहे हम वो बात करें हामिद करज़ाई की, चाहे वो बात करें अशरफ गनी के साथ। तो यहाँ पे फिर ये भी बात आती है, ये बात भी हमने पहले डिस्कस करी थी कि इंडिया को कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपने जो पुराने संबंध हैं अशरफ गनी के साथ या हामिद करज़ाई के साथ वो बिगाड़ दें कि भाई अब तालिबान आ चुका है। नहीं, हमारे रिश्ते उनके साथ भी बने हुए हैं। यू नेवर नो, कल को अफगानिस्तान में फिर से कोई सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन अभी ज़रूरी है कि तालिबान के साथ भी हम थोड़े रिलेशंस बनाएं, राइट। लेकिन तालिबान के साथ रिलेशन बनाना चलो एक तरफी बात नहीं है, हमने तालिबान को भी बहुत बोला है कि भाई आपने खास करके जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, आपने औरतों की प्रोटेक्शन करनी है, बच्चों की प्रोटेक्शन करनी है। अब वो जो ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हैं अफगानिस्तान में। तो फिर सवाल ही उठता है कि डज इट देन मेक सेंस टू इन्वेस्ट कैपिटल एंड रिसोर्सेज टू रीस्टैब्लिश लिमिटेड डिप्लोमेटिक टाइज इन अफगानिस्तान, जबकि पता है कि अब तालिबान इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकते हैं जहाँ तक सिविल लिबर्टीज़ की बात है, रिस्टोरिंग डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम किसी किस्म की डायनेमिक एक एंगेजमेंट अफगानिस्तान में बना के रखें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सपोर्ट देना इस वक्त अफगानिस्तान को, देखिए अब अर्थक्वेक भी आ गया, ऑलरेडी तालिबान के चलते अभी अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं है कि अभी अफगानिस्तान को लाखों करोड़ों के लोन मिल रहे हैं वर्ल्ड बैंक या IMF से, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपना जो हमारे सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, जो पीपल टू पीपल लिंक्स हैं, उसको हम बरकरार रखें। तो उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचानी है वो हमारी तरफ से जितना कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। लोग वहाँ पर वैसे भी भूखे मर रहे हैं, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स कम नहीं है, जो कि अब अर्थक्वेक सामने आ चुका है ना। अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम बड़ी होती है जब इंडिया इंगेज करता है अफगानिस्तान के साथ, है ना। इनफैक्ट अब पाकिस्तान का ये मानना है कि भी इंडिया अफगानिस्तान की टेरिटरी को यूज़ करेगा, ठीक है, ऐसे टेरर पैड्स को लॉन्च करने के लिए, विच विल क्रिएट मिलिटेंसी इनसाइड पाकिस्तान। बट क्या ये बात सही है? देखिए अभी हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैवीली अटैक्स लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान में। उसके अलावा जो बलोच नेशनलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इंडिया तो प्रेजेंट नहीं है काबुल में, ठीक है। इंडिया के एब्सेंस के बावजूद
टीटीपी और बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का हमेशा ये कहना होता है कि इसमें अजीत डोभाल का हाथ है ना, RNAW का हाथ है। तो ये सब बातें क्या मैटर करती हैं? पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता कैसा है? इनफैक्ट इंडिया का अफगानिस्तान के साथ एंगेज करना, इंडिया का तालिबान के साथ एंगेज करना, क्या पता पाकिस्तान के रिश्ते तालिबान के साथ थोड़े सुधर जाएं, बिकॉज आज इट इज़ आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। तालिबान बहुत क्लियरली कह रहा है कि भाई हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी बढ़ानी है, ठीक है, हमने अपना एक डिस्टेंस बना के रखना है ISI के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इस बात को 30-35 साल हो चुके हैं, बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि तालिबान जो है वो ISI का क्रिएशन है, अमेरिका का क्रिएशन है, लेकिन आज के टाइम पे तालिबान भी ऑटोनॉमी चाह रहा है। और तालिबान बहुत बार ये बात इंडिया को कह भी चुका है कि भाई इररिस्पेक्टिव कि इंडिया आपके और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, हम आपके साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए दोस्तों, अंत में फिर वही बात आती है कि देखिए ऑब्वियसली ओनर्स जो है ऑन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी तो तालिबान के कंधों के ऊपर ही है, ठीक है। अब तालिबान के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो बहुत घातक टेररिस्ट भी रह चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करें, ठीक है, इंडियंस की बात करें, वी हैव लॉन्ग बिन अंडर फायर इन अफगानिस्तान। तो अगर हम डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वहाँ पे बनाते हैं तो सिक्योरिटी की एश्योरेंस भी तो चाहिए ना हमको, अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से, ठीक है। अभी रिसेंटली एक गुरुद्वारे में भी अटैक किया गया था अफगानिस्तान में, है ना। तो हम ये बातें नहीं चाहेंगे कि हमारे जो भाई बंधु वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ किसी किस्म का हार्म हो, उनके ऊपर किसी किस्म का अटैक हो। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो लिंक्स हैं अफगान के लोगों के साथ, ठीक है, जो पीपल टू पीपल लिंक्स है, ठीक है, जिसमें हमने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जो हमारी सॉफ्ट पावर है, उसका हम लेवरेज उठा सकें और उन रिश्तों को हम बरकरार रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। इंडिया नीड्स टू बी ऑन द ग्राउंड इन काबुल, नॉट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। सो दोस्तों ये यहाँ पे सेंट्रल बात वे फॉरवर्ड में आती है। चलिए फिर दोस्तों बात करेंगे इंडिया के नेट जीरो स्ट्रैटेजी के बारे। दोस्तों देखिए, अब नेट जीरो की बात करें तो इसके बारे हम बहुत बार बात कर चुके हैं। IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के 3 पार्ट्स आ चुके हैं। तीनों पार्ट्स में ये बात मेंशन है कि भी देखिए दुनिया तो बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर्स। और इसमें अब कोई भी देश हो, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो मेक्सिको है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अर्जेंटीना है, सभी को ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का जो इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, वो सभी को फेस करना पड़ेगा और कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अकेला एक देश बोले कि मैं अकेला क्लाइमेट चेंज से लड़ लूंगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ लूंगा, या अकेला एक देश बोले, भले वो अमेरिका ही बोल दे कि जी मैं नेट जीरो टुवर्ड्स 2050 अचीव कर लूंगा, बाकी सारे करें या ना करें, उससे बात नहीं बनने वाली है। इनफैक्ट पिछले साल जो COP26 ग्लासगो में हुआ था तो बहुत सारे देशों ने अग्री किया ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050। हमने बोला कि हम 2050 तो नहीं बट 2070 तक हम नेट जीरो अचीव करेंगे, बिकॉज हमारे अभी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ हैं और जैसे जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करेंगे वैसे वैसे हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए रिस्क है, ठीक है, IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट भी बहुत बार कह चुकी कि बहुत ज़्यादा भयंकर रिस्क है ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर्स। अभी कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इंडिया और नेट जीरो की बात करें, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इंडिया हैज़ अ लिटिल ओवर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। देखिए दोस्तों, लगभग 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंडिया में रिजाइड करती है, बट इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स जस्ट ओवर 7% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 180 करी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो वो बहुत कम है, हमारी बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात करें तो चलो वो बेशक ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए हम 150 करोड़ हमारी आबादी है, तो क्यूमुलेटिव एमिशंस वी माइट बी द 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, ठीक है, लेकिन जो हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत कम है। हमने नेट जीरो का टारगेट 2070 तक अनाउंस करा है, ये काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी अचीवेबल भी है, बहुत फीजिबल है इसको अचीव करना। इसको अचीव करने के लिए सेंट्रल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? वो रहेगी रैपिड अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हमको इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी डिपेंडेंसी है कोयले के ऊपर वो कम करनी पड़ेगी। हमको देखिए अब बिजली भी लेके आनी है, अंधकार में रह के तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गाँव में कस्बे कस्बे में हमको बिजली पहुँचानी है, ठीक है, हमको ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और ये पॉसिबल बहुत ज़्यादा, ये दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। ग्रीन गोल्स जो है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल विदाउट सैक्रिफाइसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सस्टेनेबल तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की यहाँ पे बात करें। अब देखिए अगर हमको नेट जीरो बाय 2070 अचीव करना है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है दैट विल हैव टू इंक्रीज बाय 6% अ ईयर। अब इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है दिस विल रिक्वायर लार्ज न्यू इन्वेस्टमेंट इन सोलर पावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा साल कितनी ज़्यादा धूप रहती है, सनशाइन रहती है, ठीक है, तो सोलर पावर को हार्नेस करना बहुत जरूरी है। तो एक सस्टेनेबल वे में, यानी कि आने वाले 10-15 सालों में जो सोलर पावर कैपेसिटी है ना उसको प्रति साल 10 से 12% इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ये फीजिबल है, लेकिन चैलेंजेस हैं, कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन वो चैलेंजेस कहाँ नहीं होंगे? अगर देखिए लॉन्ग रन के लिए
अगर एक आपको एक सस्टेनेबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू सोलर पावर क्रिएट करना है तो डेफिनेटली अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, ठीक है, वो तो आती ही रहेंगी, लेकिन उसको डील करना पड़ेगा, डील किया जा सकता है, फीजिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब हम केस ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें। देखिए दोस्तों, अब क्लाइमेट चेंज से लड़ना भी कलेक्टिव विल की बात आती है। अकेला एक देश बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के तो नहीं लड़ सकता क्लाइमेट चेंज के साथ। अब देखिए, हमने ये बात अभी G7 पे भी बोली कि भैया देखो ऐसा है कि हम इतने जिम्मेवार नहीं थे ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, क्लाइमेट चेंज के, जितने डेवलप्ड देश वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें वो ज़्यादा जिम्मेवार थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं और हम एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अब बात कहो कि भाई फंडिंग की जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे हमको ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, जहाँ पे हमको इस तरह की फाइनेंसिंग चाहिए, तो अब देखिए अगर हमको एस्टिमेट्स की माने तो इंडिया विल नीड एडिशनल एनुअल इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर ऑफ नियर अबाउट 3% to 4.5% ऑफ इट्स करंट GDP। अब इतना पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे? अब इतना पैसा तो डेवलप्ड देश ही हमको दे सकते हैं, है ना, या हमको फिर नेगोशिएट करना पड़ेगा बायलेटरल मैकेनिज्म के थ्रू, मल्टीलेटरल मैकेनिज्म के थ्रू कि हमको कंट्रीब्यूशन मिल सके, अकेले तो हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में और नेट जीरो के टारगेट में भी हम कलेक्टिव विल दिखाएं। वातावरण को बचाना केवल इंडिया की जिम्मेवारी नहीं है, केवल यूरोप की जिम्मेवारी नहीं है, कलेक्टिवली 8 बिलियन लोगों की जिम्मेवारी है। चलिए दोस्तों, तो लास्ट आर्टिकल आज का जो एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र का क्राइसिस तो आप सब जानते होंगे। महाराष्ट्र का क्राइसिस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल बातचीत हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंटी डिफेक्शन लॉ को, ठीक है। अब देखिए ये कोई नई बात नहीं है ना, आया राम गया राम की हम बात करें, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, जो लेजिस्लेटर्स हैं मौका प्रस्त होते हैं कि भाई आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में, कल किसी और पॉलिटिकल पार्टी में है, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट हमारे पास 10 शेड्यूल है ना, जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ की बातें करी गई। 10 शेड्यूल जो हमारे संविधान में 1985 में इंप्लीमेंट किया गया था। ये क्यों करा गया था, इसको इंसर्ट क्यों करा गया था? दिस वाज मेंट टू अरेस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द लेजिस्लेटर्स फ्रॉम चेंजिंग पॉलिटिकल एफिलिएशंस ड्यूरिंग द टर्म इन ऑफिस, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, है ना, कल रात को हम न्यूज़ भी आई थी कि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अब ये एक रिमाइंडर है, ये एक मौका है कि हम 10th शेड्यूल को रिविजिट करें, और यहाँ पे एक मौका है एनालाइज करने का कि 10th शेड्यूल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो पहले तो हम एंटी डिफेक्शन लॉ को समझें। अब एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश करता है इंडिविजुअल विधायकों को, एमपीज को, एमएलएस को, यदि वो अपनी पार्टी को लीव करते हैं टू अनदर पार्टी। लेकिन ये अलाउ करता है अ ग्रुप ऑफ एमएलएस टू ज्वाइन, यानी कि मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी विदाउट इनवाइटिंग द पेनल्टी फॉर डिफेक्शन, ठीक है। जो 2/3 रूल आ जाता है यहाँ पे कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो 2/3 विधायक हैं वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज करना चाहें तो उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब मान लीजिए असम्पशन के तौर पे कि आज शिवसेना के विधायक कहते हैं कि जी हमने बीजेपी ज्वाइन करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है, कि अभी बीजेपी इंकरेज कर रहा है डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर्स को, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो पर्पस था 10th शेड्यूल को इंसर्ट करने का वो क्या था कि कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है सरकारों में बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर्स फ्रॉम चेंजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन सवाल उठता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डिफेक्शन। अब देखिए, एक तो है जब लेजिस्लेटर्स जो इलेक्ट होते हैं अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट के ऊपर, मान लीजिए कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, यदि वो वॉलंटरली अपनी मर्जी से मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के विशेष के अगेंस्ट वोट करते हैं लेजिस्लेचर में, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, ठीक है। अब अगर कोई लेजिस्लेटर की स्पीच है, मान लीजिए कोई लेजिस्लेटर है वो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसकी जो स्पीच है, ठीक है, इनसाइड द लेजिस्लेचर और आउटसाइड द लेजिस्लेचर, अगर वो ऐसी है कि वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मान लीजिए आम आदमी पार्टी के साथ इन सिंक में नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर रहा है। फिर सेकंड सिनेरियो तब आता है जब कोई एमपी या एमएलए जिसको इलेक्ट करा गया है एज एन इंडिपेंडेंट, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बाद में ज्वाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स हैं उनका सिनेरियो आ जाता है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल अब लॉ स्पेसिफाई करता है कि भाई अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई लेजिस्लेटर है या कोई नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है, यदि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, उसके बाद नहीं वो कर सकते हैं। अब 2/3 रूल की यहाँ पे बात करें। अब देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इवन इफ जो 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स है ना, अगर ये भी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से ब्रेक अवे कर जाते हैं तो उसके बावजूद भी दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। कब? ओनली ये बात को ध्यान से समझिए, बिकॉज ये अगर हमको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स आती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओनली वो तभी बच पाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन से यदि वो मर्ज करते हैं किसी और पार्टी के साथ या अपना खुद का एक अलग से दल बना लेते हैं विद इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट जजमेंट्स हैं जो कि इस पॉइंट को प्रूव करती हैं, सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल रवि नायक केस 1994 की बात करें। अब यहाँ पे दोस्तों 2 पैराग्राफ्स की बात करेंगे ऑफ द 10th शेड्यूल, एक तो है पैराग्राफ 2 और एक है पैराग्राफ 4,
ठीक है जी। अब पैराग्राफ 2 की बात करें तो ये अलाउ करता है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ हाउस अगर कोई ऐसा मेंबर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज नंबर 1 अपनी मर्जी से मेंबरशिप अपनी पार्टी की गिव अप कर दी है, या दूसरा अगर उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट यानी कि पार्टी की इच्छा के अगेंस्ट वोट कराया इन द लेजिस्लेचर। पैराग्राफ 4 जो है यहां पे एक्सेप्शन आ जाता है मर्जर्स के लिए बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। यहां पे 3 कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। एक तो है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, एक है लेजिस्लेचर पार्टी, एक है डीम्ड मर्जर। अब आइए समझते हैं कि ओरिजिनल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी क्या होता है। देखिए लेजिस्लेचर पार्टी क्या हुआ है, यानी कि वो ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि जो इलेक्टेड विधायक हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग बिलोंगिंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी। तो यानी कि जो कि यानी कि मान लीजिए जैसे हम शिवसेना की बात करें तो अब शिवसेना के जो विधायक हैं जो कि अलग होना चाहते हैं, मैं एग्जांपल के तौर की बात कर रहा हूं, तो यानी कि ये वो विधायक हैं जो कि लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं। ऐसे तो शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि विधायक नहीं भी हैं। अब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल गोवा में क्या हुआ था, गोवा में कुछ विधायक थे कांग्रेस के जो बीजेपी में चले गए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का मर्जर तो नहीं हुआ ना, बात समझ रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी का मर्जर नहीं हुआ। तो यहां पे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हुआ, यानी कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी यानी कि मान लीजिए अगर 2/3 ऑफ द शिवसेना के जो विधायक हैं वो कल को बीजेपी के साथ मर्ज कर जाते हैं, डजंट मीन कि शिवसेना एज अ होल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करेगी बीजेपी के साथ। अब गोवा के केस में ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए थे, मर्जर तो नहीं हुआ था। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है इन दोनों टर्म में, लेजिस्लेचर पार्टी में और ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में, बिकॉज अक्सर जब कोर्ट्स एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में जब डिस्क्वालिफिकेशन स्टडी करते हैं तो वो लेजिस्लेचर पार्टी को स्टडी करते हैं कि भाई कितने विधायक छोड़ना चाहते हैं, पार्टी थोड़ी मर्ज हो जाएगी उसके बाद। अब यहां पे पैराग्राफ 4 ऑफ द 10th शेड्यूल के कुछ हम बात करते हैं। अब पैराग्राफ 4 जो है दैट डज नॉट क्लैरिफाई वेदर द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, यानी कि हम कांग्रेस की बात करें, शिवसेना की बात करें, रेफर्स टू द पार्टी एट द नेशनल लेवल और द रीजनल लेवल। अब गोवा में जो रीजनल कांग्रेस, अब मध्य प्रदेश है, गोवा है, अब कुछ कांग्रेस के विधायक जो थे वो बीजेपी में चले गए, बट डजंट मीन कि कांग्रेस की पार्टी बीजेपी में चलेगी, ठीक है, तो नेशनल में तो कांग्रेस अलग से ही पार्टी है। पैराग्राफ 4 जो है दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 2 सब पैराग्राफ्स, ठीक है, विच इज अ कंजॉइंट रीडिंग ऑफ विच सजेस्ट कि जो मर्जर है दैट कैन टेक प्लेस ओनली जब ओरिजिनल पार्टी मर्ज करती विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये कभी प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? ऐसा कभी प्रैक्टिकल होगा कि ओरिजिनल पार्टी मर्ज करेगी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ? और उसके अलावा पैराग्राफ 4 को स्टडी किया जाता है इस स्टेटमेंट के साथ, दूसरी स्टेटमेंट को, कि एक तो चलो हो गया कि ओरिजिनल पार्टी मर्ज करे अनदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, यानी कि जो लोग तो विधायक हैं और जो लोग जो नहीं भी विधायक हैं लेकिन पार्टी का हिस्सा हैं। लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन आती है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी दे हैव अग्रीड टू दिस मर्जर, यानी कि जो विद इन दी हाउस जो 2/3 ऑफ द मेंबर्स हैं। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की जाती हैं तब एक ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कह सकता है कि जी हम डिस्क्वालिफिकेशन से हमको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी तो एंटी डिफेक्शन को स्टडी किया जा रहा है सिर्फ इसी प्रोविजन से कि 2/3 मेंबर्स हैं शिवसेना के, वो कह रहे हैं कि जी हम अलग होना चाहते हैं, ठीक है, कि हमको इश्यूज हैं उद्धव ठाकरे से, तो जी हम लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के योग में नहीं है, ठीक है। तो ये अभी प्रोविजन जो है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो ये दोनों प्रोविजंस को स्टडी करना जरूरी है। एक तो ओरिजिनल पार्टी क्या मर्ज कर रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और दूसरा क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 विधायक हैं जो कि अलग होना चाहते हैं, जो कि इस मर्जर से सहमत हैं। अब कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें, क्या कोई एक्चुअल में कोई मर्जर हो सकता है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो रीजनल लेवल पे हो? अब मान लीजिए कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी है, अज्यूमिंगली आज पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कहते हैं जी हम बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो लेकिन आम आदमी पार्टी जो नेशनल लेवल पे है, अब अरविंद केजरीवाल तो नहीं कहेंगे कि मैं बीजेपी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो सो एज टू इंडिकेट दैट अ मर्जर ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेचर पार्टी कैन डीम्ड टू बी अ मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो यानी कि अगर कोई एक्चुअल मर्जर भी नहीं है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का विद अनदर पार्टी, तो उसके बावजूद भी जो 2/3 मेंबर्स हैं वो किसी और पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आमतौर पे जो हाई कोर्ट्स हैं वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं मर्जर एक्सेप्शन को? 2/3 वाले प्रिंसिपल से। ओरिजिनल पार्टी वाला जो प्रिंसिपल है उसको वो एग्जामिन कर ही नहीं पाते हैं। अब इंटेंट क्या था इस कानून को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी। अब व्हाट कुड पार्लियामेंट्स इंटेंशन हैव बीन इन क्रिएटिंग अ लीगल फिक्शन अंडर पैराग्राफ 4? देखिए जो मर्जर एक्सेप्शन था इसको क्रिएट किया गया था टू सेव द इंस्टेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल्ड कमिंग टुगेदर ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप्स फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। और कैसे कॉम्प्रोमाइज, देखिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारे विधायक हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि पार्टी लीडरशिप से अग्री ना करें। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन आना भी बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम मान लीजिए कोई कानून पास किया जा रहा है, अब जब कानून पास किया जा रहा है तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी तो चाहेगी कि सारे के सारे जो विधायक हैं वो उस कानून को, उस बिल को सपोर्ट करें।
अब लेकिन कुछ विधायक हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नहीं हमको ये कानून पसंद नहीं है, तो राइट टू डिसेंट तो है, हम एक डेमोक्रेसी है, लेकिन साथ के साथ पार्टी डिसिप्लिन बनाना भी बहुत जरूरी है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बातें तो वैसे चलो कम होती है हमारे यहाँ पे, लेकिन ये दोनों बीचों इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, लेकिन फॉर अ वैलिड मर्जर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैज टू फर्स्ट मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, इस बात को एग्जामिन नहीं करा जा रहा। तो अगर आज शिवसेना के 2/3 महाराष्ट्र असेंबली के 2/3 ऑफ द शिवसेना विधायक अगर बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये बात कोई देख रहा है कि क्या शिवसेना एज अ होल बीजेपी में कन्वर्ट होना चाहती है कि नहीं होना चाहती है, मर्ज करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। ठीक है, ये बात एग्जामिन करनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कंक्लूजन में क्या निकलता है, देखिए आज के टाइम पे जैसी राजनीति है, ठीक है, आज के टाइम पे देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मतभेद है, आइडियोलॉजीज के बीच में डिफरेंस है। इट इज़ वेरी अनइमेजिनेबल हाउ अ मर्जर बिटवीन अ मेजर नेशनल और रीजनल पार्टी वुड मटीरियलाइज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब प्रेजेंटली इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे रिमेन वल्नरेबल टू डिस्क्वालिफिकेशन और क्रॉसिंग द फ्लोर, लेकिन एग्जाम्पशन किसको दी जाती है, ग्रुप डिफेक्शंस को। अब इंडिविजुअल जो मेंबर है अगर वो किसी और पार्टी में जाना चाहेगा तो वो डिस्क्वालीफाई जरूर होगा, लेकिन जो ग्रुप डिफेक्शंस है उसमें एग्जाम्पशन है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक बहुत सेंट्रल बात डिस्कस करी गई है कि क्या ये समय उचित है कि अब इस बात को रीविजिट करा जाए। 10th जो शेड्यूल है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या इस बात को रीविजिट करना चाहिए, इसके कोई मेरिट्स होंगे इसको रीविजिट करने के, ये यहाँ पे एक सवाल खड़ा उठता है। दोस्तों जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों हमारे कुछ कोर्सेज हैं, तो अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के कोर्स की फॉर यूपीएससी, तो दोस्तों यदि आप थोड़े चिंतित हैं कि आपके करंट अफेयर्स कवर नहीं हो पा रहे हैं, राइट, वैसे तो देखिए दोस्तों हम इंकरेज करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि मिस हो जाती हैं, हम स्किप कर देते हैं अपने न्यूज़पेपर में चीज़ें पढ़ना, फिर हम क्या करते हैं महीने के एंड में जाके कोई ना कोई मैगजीन डाउनलोड करते हैं। तो यदि दोस्तों आप अपने करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करें, तो हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है जो कि 6 डेज अ वीक चलेगा, राइट। इसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन रहेगा, मंडे टू सैटरडे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और करंट अफेयर से संबंधित यदि कोई पीवाईक्यू मेंस या प्री में आया है तो उसकी भी चर्चा आपके साथ जरूर करी जाएगी। बाकी दोस्तों ये हमारा जनरल स्टडीज मेंस 2022 का स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप कोर्स है। तो यदि दोस्तों आप अभी मेंस लिखने वाले हैं, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो चुका है, तो इस कोर्स में आपको डिस्पाइट ऑल दीज फीचर्स आपको एक फीचर मिलेगा कि आपको मेंटरशिप प्रोवाइडेड रहेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग आईएएस आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स हैं। तो दोस्तों इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि दोस्तों अगर आपको एक स्पेशल मेंटरशिप ग्रुप का पार्ट नहीं बनना, स्पेशल ये जो अभी हमने इस वाले कोर्स की हमने बात करी, स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप का पार्ट नहीं बना, आप यदि वैसे ही टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इस कोर्स के फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, डिस्कस द कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द 10th शेड्यूल, एग्जामिन करिए द मेरिट्स द एडवांटेजेस ऑफ रीविजिटिंग द लॉ। इसको 250 शब्दों में आपने आंसर करना है। इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो आपके साथ कल शाम को 6 बजे टेलीग्राम पे पिन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल में आए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।